Okay, assalamu alaikum class. So in our last class we have discussed about the diffraction of light. हमने diffraction of light पूरा पढ़ लिया था कि लाइट का जो बेंडिंग होती है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी शार्प एज और कॉर्नर, उसको हम diffraction of light कहते हैं. इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो साइज़ है ऑब्स्टिकल का वो ओपनिंग का तकरीबन (10 मीटर का होना चाहिए. तो लाइट वहाँ से उस शार्प एज से, शार्प पॉइंट से या शार्प ब्लेड से या शार्प स्लिट से लाइट डायफ्रैक्ट हो सकती है. फिर हमने डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन बनाई थी जो कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा आ गई थी. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो वो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट नहीं हो पाती. उसके लिए हमें क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ता है. ये भी हमने कल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. तो हमारे से एक लास्ट टॉपिक रह गया न्यूटन रिंग्स. सर एक क्वेश्चन है कि ये जो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऑफ एक्सरेज है ये आता है पेपर में शॉर्ट या लॉन्ग में? डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग आता है, एक्सरे नहीं आता. एक्सरे पर शॉर्ट न्यूमेरिकल में शॉर्ट आता में? है. डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग तो लॉन्ग में आता है बेटा. अच्छा. कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी शॉर्ट में आ जाता है. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट में है टॉपिक, ये लास्ट ईयर आ चुका है. ठीक है, मैंने हटा दिया है टॉपिक, वैसे नहीं डाला है मैंने क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है. इस साल चैप्टर 9 से न्यूटन रिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है और हाइजन प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट. ठीक है जी. और शॉर्ट में इनके डिफरेंसेस हैं. डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर, ये डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट के ही या माइकल्स इंटरफेरोमीटर, ये आ सकते हैं शॉर्ट में. बाकी इस चैप्टर से और इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हमने बेटा लास्ट क्लास में डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कर लिया था. तो ये इसके फॉर्मूले हैं. डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का ये फार्मूला है हमारे पास और एक्सरे डायफ्रेक्शन का ये फार्मूला है जिसको हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं. ठीक है. तो आज इनके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जल्दी से. तो उससे पहले इनके फॉर्मूले आप देखिए. डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर होता है. एन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस रूल पर मीटर होता है और ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला, ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डी जिसको हम कहते हैं या उसको हम वो भी कहते हैं लेटेस्ट ग्रेटिंग डिस्टेंस भी कहते हैं. तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डी इज इक्वल टू एल अपॉन एम. और एम यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज. और ये हमारे पास एक्सरे है. यहाँ पर डी का नाम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल या लेटेस्ट कांस्टेंट या फिर लेटेस्ट स्पेसिंग हो जाता है. तो डी का नाम हर टॉपिक में अलग है. डी का नाम यंग डबल स्लिट में डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स या स्लिट सेपरेशन है. डी का नाम जो है आपके पास माइकलसन में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन मूव बाय प्लेन मिरर थ्रू स्फेरोमीटर. ठीक है. और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हम उसको ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट डी को कहा जाता है. तो बेटा इनके न्यूमेरिकल देख लेते हैं. पहले मैं एक्सरे डायफ्रेक्शन के कराऊंगा न्यूमेरिकल. ये दो न्यूमेरिकल हैं बस, जल्दी जल्दी हो जाएंगे जी. तो बेटा एक्सरे डायफ्रेक्शन में हमारे पास एक्सरे डायफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल. तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एम लैम्डा होता है. ओके. और डी यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या है. दो प्लेन्स यानी कि जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल्स के, उन एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स. इसको लेटिस कांस्टेंट भी कहते हैं. लेटिस कहते हैं कांस्टेंट यानी लेटिस एक चादर की शक्ल में होती है, यानी कि इसकी इतनी ख़ास अरेंजमेंट होती है एटम की कि ये एक स्ट्रेच शीट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और इनके दरमियान के फासले को हम लेटिस कांस्टेंट भी कहते हैं.
या लैटिस स्पेसिंग भी कहते हैं। साइन थीटा को यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, जिस एंगल पर राइट रे इंसिडेंट हो रही होती है, ये वाला एंगल। ठीक है जी। एम का मतलब ऑर्डर ऑफ रेंज है और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, आपको पता है। और एक और बेटा अहम बात जो अभी आगे आएगी, यहाँ पर आपको एंगल जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में गिवन होगा। जैसे एंगल आपको यूँ गिवन होगा, फॉर एग्जांपल थीटा, ये हिंट्स बता रहा हूँ। तो थीटा आपको यूँ गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री 2 मिनट और 3 सेकेंड। इसको यूँ लिखा हुआ होगा, ये 1 डिग्री 2 मिनट एंड 3 सेकेंड। आपको इस पूरे आंसर को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीका है, पहले मैं आपको मैनुअल बता देता हूँ। तो मैनुअल तरीका क्या है बेटा, कि थीटा जो है 1 डिग्री में आप प्लस करेंगे, 2 क्या है, मिनट है, मिनट के लिए हम एक बार लगाते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि एक साइकिल में कितने 60 मिनट्स होते हैं, यानी 1 आवर जो होता है। फिर क्या है 3 सेकेंड, फिर आपने प्लस किया, 3 को डिवाइड करेंगे आप 3600 से, क्योंकि एक साइकिल में मिनट कितने होते हैं 60, और 60 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह से ये आपका जो एंगल है वो डिग्री में आ जाएगा। तो ज़रा कैलकुलेटर से चला के बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। 2 डिवाइड बाय 60 कितना हो जाएगा, वन प्लस 0.033, फिर ये ऐड करें 3 डिवाइड बाय 3600, सर 1.034। तो ये आ जाएगा 0.00083। तो थीटा बेटा कितना आ रहा है हमारे पास, 0.034। 1.0338, हाँ सही। तो ये एंगल आ रहा है, तो आप इसको हम 1.034 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो बेटा ये मैंने इतना सारा काम जो किया है, ये मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। आप यही काम जो है वो बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे ज़रा आ जाए, कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आपको एक की नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही की, ये की इस तरह की होगी। एक देखें की नज़र आ रही होगी आपको इस तरह की, ये वाली। जी सर। तो आप बेटा आप इसको हम कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि इस चीज़ को अब मैं कैलकुलेटर से बता रहा हूँ। तो कैलकुलेटर से करने का क्या तरीका होगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले आपने पहले 1 लिखा, ठीक है, 1 के बाद आपने ये की दबा दी, फिर आपने लिखा 2, फिर ये की दबा दी, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने दोबारा की दबा दी, फिर आप दबाएंगे इजिकल टू यानी कि एंटर। तो आपको इस तरह का आंसर मिल जाएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3। इस पे फिर हम ENG दबा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 1.034 डिग्री आंसर आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ट्राई कर लें इसको, मैं फिर कैलकुलेशन के टाइम दोबारा नहीं बताऊंगा। जी सर आ गया। लाइबा आपको समझ में आ गया? तो बेटा मैनुअल तरीका ही मैंने आपको बता दिया और वो जो बता दिया है। अब एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसा होगा कि 1 2 3 पूरा नहीं आएगा, हो सकता है 1 डिग्री 2 मिनट तक आ जाए। हमारे न्यूमेरिकल जो है ना वो मिनट तक है, सेकंड नहीं आ रहा होगा। तो जितना आ रहा है वहाँ तक दबाएं, फिर एंटर दबा दें।
सही है, तो वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल पे मैं आ रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि एंगल डिग्री को आप जो है वो मिनट और सेकंड से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं और सेकंड वाले को 3600 से डिवाइड करके सबको ऐड कर देते, तो एंगल डिग्री में आ जाता है। अच्छा जी, तो बेटा पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, द एक्स रेज ऑफ वेव लेंथ दिस आर डायफ्रैक्टेड। न्यूमेरिकल समझ में आया कौन सा है? कह रहे हैं एक्स रेज जो हैं वो क्या हो रही हैं, डायफ्रैक्टेड हो रही हैं बाय क्रिस्टल। तो कौन सा न्यूमेरिकल है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है या एक्स रे डायफ्रैक्शन का है? एक्स रे डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको टॉपिक खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई मैं इस टॉपिक का न्यूमेरिकल हूँ, तो आपको पहचानने में इतना मसला नहीं होगा। ये मैकेनिक्स वाली साइड पे ज़्यादा मसला होता है ना, वरना इतना हमें मसला नहीं होता। टॉपिक खुद बताया था कि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हूँ या सिंपल माइक्रोस्कोप का हूँ, जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा डेटा बताइए इसका। एक्स रे डायफ्रैक्टेड हो रही है, वेवलेंथ कितनी गिवन है बेटा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में कैसे लिखूंगा? 1.54 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट -10। मल्टीप्लाई बाय हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय। जब मीटर से एंगस्ट्रॉम में लाते हैं तब डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर के। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एंगस्ट्रॉम की जगह ये लिख दिया। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं? whose plane are, ये बताइए अब, whose planes are dash meter apart। सर ये d है, दैट इज कांस्टेंट। जी, दैट इज कांस्टेंट को उसने यहाँ पे क्या कहा है, प्लेन्स कहा है। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन। तो इतना पूरा जुमला नहीं बोलेगा, बस वो एक जुमला बोलेगा, एटॉमिक प्लेन, लैटिस प्लेन, लैटिस कांस्टेंट, आपको खुद पहचानना होगा। तो ये डी गिवन है, तो डी विक्स में गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है 2.81 -10 मीटर लिख दिया मैंने। फाइंड द ग्लांसिंग एंगल, थीटा बताना है। सही है जी, तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। फॉर थीटा, तो एक्स रे डायफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, डी साइन थीटा इजिकल टू एम लैम्डा, यही है ना सर 2 भी है, 2d साइन थीटा। तो ये गलती मत कर देगा इसमें। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम लैम्डा डिवाइड बाय 2d। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इनवर्स एम लैम्डा डिवाइड बाय 2d। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर इसमें एम फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर नहीं कहते तो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है इसमें। देखें क्या भी रहा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक्स रे डायफ्रैक्शन में हम ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करते हैं। तो एम कितना है यहाँ पर, 1 फर्स्ट ऑर्डर। 15.9 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है जी, जल्दी करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 10 भी तकरीबन आता तो हो जाए। यस सर 15.9। जी लाइबा, आपका आंसर आ गया? सर में अभी 15.9 ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 21 पे आ जाए जल्दी से भाई। तो अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स रे। ठीक है जी, सबसे पहले टॉपिक पहचाने कि एक्स रे की ये बात हो रही है भाई। ठीक है, इज़ डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। टॉपिक समझ में आ गया, कौन सा टॉपिक का न्यूमेरिकल है? पहला जुमला पढ़ती है, हमें समझ में आ गया भाई किसका एक्स रे डायफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑर्डर, एम कितना हो गया, 1। मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा का मतलब लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है,
मिनिमा का मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, ये ख़त्म हो गई। ऑब्टेन बाय ग्लांसिंग एंगल 6 डिग्री 5 मिनट। हाँ बेटा ज़रा लिखवाइए इसका डेटा मुझे आप लोग। सर एम इस पर 1 है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ये? 21। 21। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है। डी उतना ही रहेगा, डी एटॉमिक प्लेन्स अगर सोडियम है तो उतना ही रहेगा। एम 1 है। अच्छा जी, और क्या है? थीटा कितना है बेटा? 6.08 होगा, वो ENG वगैरह 6 सब बैठे। डिग्री और 5 मिनट। तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 60। आप डायरेक्ट बताइए कितना आ रहा है? 6.08 डिग्री। 6.08 डिग्री। ये कन्वर्जन आगे कैसे की हमने? मैं दिखा रहा हूँ जी यहाँ पे, सर। देख लीजिए कैलकुलेटर में। देखें, सबसे पहले आपका कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए। तो 6 ये वाली की दबाई, फिर 5, फिर ये की दबाई, और फिर एंटर कर दिया। एंटर करके इस तरह से आएगा, यानी कि सेकंड उसने ज़ीरो माना है। तो ENG कितना हो गया? 6.083। अच्छा जी, बताना क्या है? वेवलेंथ बतानी होगा इसमें। जी सर वेवलेंथ। वेवलेंथ बतानी है और एंगस्ट्रॉम में बतानी होगी भाई, ठीक है? तो लैम्डा बताइए और एंगस्ट्रॉम में भी बताइएगा। सोल्यूशन पे आ गए बेटा, तो लैम्डा हो जाएगा 2D साइन थीटा अपॉन एम। तो वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू डी कितना है? 2.81 एक्सपोनेंट। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में ही रख दूँ तो मेरा आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। मैंने इसको 2.81 एंगस्ट्रॉम रख दिया, ठीक है जी। साइन कितना है? साइन 6.083 डिवाइड बाय 1। तो मेरा लैम्डा डायरेक्ट किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्लियर है? जी सर 0.5955 आ रहा है। 5955 एंगस्ट्रॉम। और मीटर में कितना हो जाएगा? 5 0.5955 मीटर। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर से जब एंगस्ट्रॉम में लाते हैं तो हमने क्या किया होगा? इसको डिवाइड किया होगा इससे। 0.5955 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट -10, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है। ठीक है जी, चलें ये सवाल भी हो गया। कॉपी कर रहे हैं आप लोग? हो गया सर। लाइबा जी सर। अच्छा जी, अब ये सवाल ये कभी आया नहीं, एक मरतबा डीजे के पेपर में आया हुआ था। कह रहे हैं एक्सरे बीम जो है वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल with angle this, and an X-ray of wavelength this nanometer refracted from the same plane with angle 60 degree of the order। यार इसमें कुछ मिसिंग है मेरे ख्याल से। मैं करा दूंगा आपको सवाल, इसमें कुछ डेटा मिस लग रहा है मुझे याद आ रहा है सवाल, तो मैंने सॉल्व करके रखा था अलग से, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा आउट सवाल है,
तो इस तरह का सवाल एग्जाम में तो आएगा नहीं। मैं बहरहाल ही करा दूंगा आप लोग को बाद में। अभी हम इस पर डायफ्रैक्शन पे आए थे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वो ना हो। अच्छा जी, तो बेटा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फार्मूले क्या हैं हमारे याद है भाई? एक ही फार्मूला है। जी सर। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। सही बेटा? अच्छा जी, और यहाँ पर एम जो है वो ऑर्डर है, डी हमारे पास क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट। एलिमेंट या कांस्टेंट भी कहते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, और लैम्डा वेवलेंथ है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास। ग्रेटिंग का फॉर्मूला ये होता है डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। तो यहाँ पे एल का मतलब लेंथ होती है और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड। सर मतलब इसमें हमें डी दिया हुआ नहीं होगा, हमें डी निकालना होगा। हाँ, डी निकालना होगा, यूनिट लेंथ। यहाँ पे आपको एन दिया हुआ होगा ज़्यादा। इस सवाल में ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं इस फॉर्मूले को बेटा यूँ कराता हूँ, मैं इसको डी को यूँ मानता हूँ, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। और 1 आपके पास लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है। ठीक है, और एन क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर मीटर। ठीक है, तो सर तो एल वन ही होता है। एल को मैंने 1 मीटर मान लिया ना। सही। इस सवाल को देखेंगे, हम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा फिर। और एक और इसमें अहम बात बेटा याद रखिएगा कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बिटवीन होती है। ना 1 से बड़ी होगी ना -1 से छोटी होगी। क्योंकि एक सवाल इसमें ऐसा भी आएगा जहाँ पे साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1.9 के, तो हम कह देंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उस वहाँ पर आपको वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही होगी। तो वो इस तरह का सवाल होगा कि जहाँ पे कह रहे हो कि एम की वैल्यू ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7, कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं? 7। वो कहेंगे बताइए कि नवा फ्रिंज बन रहा है, तो नवे फ्रिंज पर एंगल ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एम इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल लिख देंगे हम। जब न्यूमेरिकल आएगा जब देखेंगे, अभी से मैंने उसका एक हल्का सा उसको ओवरव्यू दिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू बात कर रहा हूँ। साइन थीटा का जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से और -1 के बिटवीन होता है। 1 से छोटा है, 1 तक भी चल जाएगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलें जी बेटा पहला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि भाई ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग। टॉपिक समझ में आया? कौन सा टॉपिक है? जी सर, ग्रेटिंग लिखा हुआ है। ग्रेटिंग कह रहे हैं, ये एक्सरे तो नहीं कह रहे ना? नहीं सर। हाँ, नहीं क्रिस्टल तो नहीं कहा ना उन्होंने कि डायफ्रैक्शन जो हो रही है क्रिस्टल से हो रही है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल यहाँ बाकायदा कह रहे थे डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, तो एक्सरे थी वो। ठीक है जी, तो एक्सरे भी आ रहा होगा, डायफ्रैक्टेड क्रिस्टल भी आ रहा होगा, तो वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है। यहाँ पे से डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ रहा है। अच्छा जी, डेटा बताएं। ग्रीन लाइट है, वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम है, हैविंग 200 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, कंप्यूट करें एंगुलर डेविएशन के एंगल निकालना है 3rd ऑर्डर पे और फिर निकालना है 10th ऑर्डर पे। पूछ रहे हैं कि क्या 10वां फ्रिंज पॉसिबल है या नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
अब हमें इस बात को साबित करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको सबसे मुश्किल सवाल करा रहा हूँ, इसका 16वां। तो मुझे इसका डेटा बताइए ज़रा, लाइबा, आयशा। क्वेश्चन नंबर 16, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सर इसकी वेवलेंथ हमें दी हुई है 5400 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम मीटर में कर लेंगे। ठीक है, 5400 एंगस्ट्रॉम बेटा कितना हो जाएगा? 5400 5400 एक्सपोनेंट माइनस 10। एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर आ गया। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, सर इसमें हमें एन दिया हुआ है 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। हाँ एन दिया हुआ है 2000 लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं पार्ट 1 में कंप्यूट करें एंगुलर डेविएशन, कौन से ऑर्डर में? थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में। एम लेके। तो पार्ट ए में बेटा क्या कह रहे हैं आपसे कि आप थीटा निकालिए, ऑर्डर कितना होगा? 3। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं कि क्या थीटा 10 या एम इजिकल टू 10 पॉसिबल है? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बेटा हमें डी निकालना होगा। डी के लिए हमें एन गिवन है, इसी की मदद से निकालेंगे हम। तो बेटा यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कितनी लाइंस हैं? 2000 लाइंस हैं सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं? 2000 लाइंस। तो बेटा मुझे आप ये बताइए कि 1 मीटर में कितनी लाइन होंगी? 2000 होंगी, इससे कम होंगी, इससे ज़्यादा होंगी? सर इससे ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ज़्यादा होंगी। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने का क्या तरीका है? वन मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर के। ऐसा ही है। जी सर। यानी मुझे कहीं भी अगर सेंटीमीटर नज़र आता है तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा? एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं? जी सर आगे। तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 2000 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा? एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। क्लियर है? क्योंकि सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में था तो मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब ये जब 2000 एक्सपोनेंट माइनस 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2। और ये क्या कर देगा? इसको 2000 से 2 लाख कर देगा। कितना कर देगा इसको? n इजिकल टू 2 लाइन्स पर मीटर, या फिर n इजिकल टू 2 लैक्स लाइन्स पर मीटर। ये बात समझ में आई? सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? एक्सपोनेंट माइनस 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेटा ये 2000 की जगह 20 हो जाएगा। कुछ सोचे ना, 1 सेंटीमीटर में 2000 लाइनें रूल कर रही हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के, तो 1 मीटर में कितनी होंगी? 2000 से ज़्यादा होंगी ना। अब लाइंस पर सेंटीमीटर है वो, तो n कितना हो गया? 2000 लाइंस पर मीटर। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ये बहुत अहम बात थी बेटा। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मैं d डायरेक्ट निकाल लूँगा।
और आंखें बंद करके अब मैं रखूँगा कि d इज़ इक्वल टू क्या होता है 1/n इन मीटर। तो बेटा d कितना हो जाएगा 1/2 lakhs लाइन्स पर मीटर। तो d आ जाएगा हमारे पास। बताइए d कितना आ रहा है। फाइव एक्सपोनेंट -6 आ रहा होगा आई थिंक। 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। जी सर, 5 एक्सपोनेंट -6। ठीक है जी। तो मैंने इस काम को करने में 1 2 3 4 स्टेप लगाए, आप लोग एक स्टेप में 2 स्टेप में करेंगे बस। डी मिल गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सोल्यूशन पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें क्या बताना है, हमें थीटा बताना है जब एम कितना है 3। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो थीटा विल बी इक्वल टू, अब चेक करेंगे हम साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है। एम कितना है 3, वेवलेंथ कितनी है 5400 एक्सपोनेंट -10 डिवाइड बाई डी कितना है 5 एक्सपोनेंट -6। तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है। मेरे ख्याल से 1 से लेस आंसर आ रहा होगा। जीरो पॉइंट 324। 0.324 आ रहा है। अब थीटा का इन्वर्स लेने, साइन इन्वर्स 0.324 थीटा आ जाएगा 18.9। 18.9। अब बेटा जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, तो यहाँ पर जब मैं 10 निकाल लूँगा और m की वैल्यू 10 रखूँगा, तो वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। मैं वहीं पे लिख दूँगा कि m 10 पॉसिबल नहीं। इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया कॉपी, आगे बढ़ें। जी सर। ठीक है, तब इसके हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। ज़रा आप हेल्प करिएगा मेरी डेटा में। तो इन सेकंड पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि थीटा 10 इज इक्वल टू फाइंड करें या m इज इक्वल टू 10 पॉसिबल और नॉट। तो बेटा सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सर इसमें सब कुछ वैसे ही होगा, बस m बस 10 सब हो कुछ वैसे जाएगा। ही होगा। हाँ, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा m लैम्डा डिवाइड बाय d। तो m कितना है यहाँ पे 10 है बेटा, लैम्डा कितना था 5400 एक्सपोनेंट -10 और d कितना था हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -6। अब इसका आंसर जो है वो साइन थीटा बड़ा आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। वन पॉइंट जीरो। तो बेटा हम क्या कहेंगे, तो अब आप इसका चाहें तो इन्वर्स ले लें, मैथमेटिकल एरर आ जाएगा। कैलकुलेटर से अगर आप लेंगे ना इसका इन्वर्स, ये शिफ्ट दबा के साइन इन्वर्स 1.08,
जी सर, देखेंगे एरर आ मैथमेटिकल एरर, यानी कि ये चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सिंस साइन थीटा इज नॉट ग्रेटर देन 1, हैंस m इज इक्वल टू 10, 10वां फ्रेंच नॉट पॉसिबल। यानी कि जो डायफ्रैक्शन यहाँ पे हुई है तो लाइट के m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो शायद बन रहे होंगे। ये m कितना है, 9 फ्रिंज तो आ रहा है, लेकिन m इज इक्वल टू 10 नहीं बन रहा होगा। m इज इक्वल टू 10 नहीं बन रहा होगा। अब आप इसको चाहें तो बाद में 9 रख के कर लेगा, 9 का आंसर आ जाएगा। यानी कितने फ्रिंज बन रहे होंगे, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने m इज इक्वल टू 3 निकाला था, फिर हमने m 9 तक बन रहे हैं, m 10 निकाला तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है भाई? सबसे ट्रिकी सवाल यही था इसका। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। जी सर। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हाँ भाई, किसका न्यूमेरिकल है? सर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये ठीक है भाई, कितनी लाइंस रूल कर रही हैं? 4009 रूल्स कर रही हैं पर सेंटीमीटर। सेकंड ऑर्डर इमेज बन रहा है, एंगल गिवन है, कंप्यूट करनी है वेवलेंथ। जल्दी से इसका मुझे डेटा बताइए आप लोग। सर ये लाइंस जैसे उसमें हुई थी मीटर में, वैसे इसमें ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो वेवलेंथ कितनी है निकालनी है, वेवलेंथ लाइट की। और क्या कह रहे हैं कि वेवलेंथ इसमें निकालें बेटा, एंगस्ट्रॉम में निकालनी है वेवलेंथ। यहाँ इन्होंने बाकायदा कह दिया है, अब तो निकालनी पड़ेगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं जल्दी से। हाँ, तो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। और क्या गिवन है बेटा? नंबर ऑफ लाइंस गिवन है 4000 और सेकंड ऑर्डर इमेज है, एम कितना है 2 और एंगल कितना है, कितना एंगल है भाई? 34 डिग्री एंगल है। बतानी है वेवलेंथ आपको। ठीक है जी। तो बेटा बिल्कुल ये आप लास्ट न्यूमेरिकल कितना ही करेंगे जैसे भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था। ये 4000 लाइंस है पर सेंटीमीटर में, तो मीटर में कितनी हो जाएंगी डायरेक्ट बताइए? 4 लाख हो जाएंगी। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बात आपकी। बताइए इसका डी कितना आ रहा है? 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है जी। तो 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 आ गया। अब आपको वेवलेंथ निकालनी बेटा, निकाल लेंगे वेवलेंथ। तो फॉर लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा डिवाइड बाय एम। तो डी कितना है? 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 और साइन थीटा कितना है? मल्टीप्लाई बाय साइन 34 डिवाइडेड बाय 2। बेटा लैम्डा आ जाएगा आपके पास मीटर में 6.989 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो फिर इसको आप उसमें कैसे लाएंगे? एंगस्ट्रॉम में। इसको डिवाइड कर देंगे एक्सपोनेंट 10 से। ठीक है जी। डिवाइड बाई एक्सपोनेंट माइनस 10 तो आ जाएगी आपके पास 6989.9। ठीक है जी। जल्दी से कॉपी करिए इसको 1 मिनट के अंदर। हो गया सर। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला जो आता है ना वो एन का आता है। एन निकालने में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं।
क्योंकि सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब कन्वर्जन करते हैं तो वो डिवाइड पे फिर डिवाइड आया था, डबल डिवाइड आ रहे होते हैं उसमें, तो वहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन ज़रा सी लॉजिक से काम नहीं तो हो सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें वैन क्वेश्चन नंबर 18, लाइट जो है इतनी की है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अच्छा 19 कर लेंगे आप लोग। 19 में क्या है कि लाइट रे ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल नॉर्मली ऑन अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, लाइंस कितनी है 400 लाइंस पर मिलीमीटर। मिलीमीटर में बेटा हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे उसको, क्योंकि मिलीमीटर से जब मीटर में आएंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। चलें मैं करा दूंगा, कराना पड़ेगा, मसला हो जाएगा। तो पहले कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 ही करते हैं। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल ऑन अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इट प्रोड्यूस सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, एंगल कितना है 30 डिग्री। फाइंड द ग्रेटिंग एलिमेंट एंड नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, ठीक है। चलें जी, सर मतलब इसमें डी और एन बताना है। डी और एन बताना है। तो पहले तो हम डी निकालेंगे, डी से फिर हमें एन मिलेगा। तो इसका डेटा बताइए बेटा मुझे। सर वेवलेंथ है 6000 मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 10 मिलीमीटर। एक मिनट में ज़रा बोर्ड रब कर लूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 18। क्वेश्चन नंबर 18। तो वेवलेंथ बेटा कितनी है लैम्डा? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 सर। इसको मीटर में कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। और जी ऑर्डर सर। कौन सा है, एम कितना है? 2 2 है। है, थीटा 30 है, थीटा 30 डिग्री है। डी और और एन मालूम। डी बताना है और एन बताना है। अच्छा एन इन्होंने पूछा है मिलीमीटर में बताना है ना आपको, लाइंस पर मिलीमीटर। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, अच्छे मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा जी, तो बेटा आपको यहाँ पे वेवलेंथ की मिलती 6000 एंगस्ट्रॉम, उसको मीटर में कर लिया। एम की वैल्यू 2 की मिली थी, एंगल थीटा है, डी की वैल्यू ये है। तो डी तो आप मीटर में ही मालूम करेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं। तो फॉर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो डी कितना हो जाएगा, एम लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा। रखिए वैल्यूज और डी का आंसर बताइए कितना आ रहा है। सर 2.4 एक्स स्क्वायर माइनस 6। 2.4। एक्स स्क्वायर माइनस 6। अच्छा बेटा ये आ रहा है मीटर में। अच्छा मुझे जो वो निकालना है एन, फॉर एन मुझे किसमें निकालना है, इन मिलीमीटर, इन मिलीमीटर। तो मेरे लिए आसान तरीका क्या है कि मैं इस डी को किस में कन्वर्ट कर लूँ, कन्वर्ट दिस डी इनटू मीटर, कन्वर्ट डी इन मिलीमीटर, वो मेरे लिए आसान रहेगा। तो बेटा अब मुझे डी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताइए कैसे करें। 1 मीटर में 1000
मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? सर 1000 डिवाइड बाय 1000। डिवाइड करूँगा। ये मल्टीप्लाई मीटर नज़र आ रहा है, नहीं सर, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई। एम नज़र आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये 1m लिखा हुआ है ना एक तरह से, तो 1m की जगह मैं क्या रख दूँगा? एक्सपोनेंट +3। ये बात समझ में आई? जी सर। और अगर जी सर। सेंटीमीटर में करना होता तो मैं लिखता 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। एग्ज़ाम में वो सेंटीमीटर में भी पूछ सकते हैं आपसे। ये वो पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट हैं जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो सब्र और तहम्मुल से ज़रा काम करना होगा आप लोगों को। मैं फ़िलहाल मिलीमीटर में करा रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो बेटा क्या बन जाएगा डी मेरा? इन मिलीमीटर d will become 2.4 exponent -6 multiply by exponent 3 मीटर, नहीं बल्कि क्या हो गया? मिलीमीटर। तो -6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट बताइए। माइनस का 3 मिलीमीटर। इसमें कोई मसला किसी को? नहीं सर। अब ये काम आप सेंटीमीटर में करेंगे बाद में, क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है जी। अब आ जाए फॉर एन इन मिलीमीटर। तो बेटा d बराबर होता है 1/n के। तो बेटा n कितना हो जाएगा? 1/d। तो 1 डिवाइड बाय 2.4 एक्सपोनेंट -3 मिलीमीटर रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास। कितनी लाइंस रूल कर रही हैं पर मिलीमीटर? जी सर 4.16 एक्सपोनेंट -4। ठीक है जी। 4.16 लाइंस पर मिलीमीटर। अब सोच समझ के बताइएगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। 1 मिलीमीटर में 416 लाइन है, 1 मिलीमीटर में 416 है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी होंगी? 416 से ज़्यादा होंगी या कम होंगी? कम होंगी। कम कम होंगी। होंगी सर। 1 मिलीमीटर इतना सा होता है। 1 मिलीमीटर ये है ज़्यादा होंगी। 0.1। इसमें कितनी आ रही है? 416 नहीं, लाइन है, इससे ज्यादा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है तकरीबन। हाँ तो इसमें ज़्यादा कितनी होंगी लाइन सर। होंगी? ज्यादा होंगी सर। ठीक है जी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कितनी होंगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 41,600 होंगी। ये आप लोग खुद करके दिखाएंगे कि ये आंसर आपका आ रहा है लाइंस पर सेंटीमीटर। ये खुद आप लोग करेंगे घर में। आगे बढ़ जाएं। जी सर। लेकिन बेटा ये लाइंस पर सेंटीमीटर वाला जो है ना, ये चीज़ गड़बड़ करती है। इस साल न्यूमेरिकल तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ही आना है। उनके यंग डबल स्लिट और न्यूटन रिंग्स तो उसमें आएंगे थ्योरी में, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ही कोई न्यूमेरिकल आएगा इस समय पर। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं। इसमें भी लाइंस पर देखें, उन्होंने लाइंस पर सेंटीमीटर पूछ लिया। वही जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा था, 2019 में आ चुका है ये। 20 में पेपर हुए नहीं हैं, 21 में कोई आया नहीं सवाल इससे, तो 22 में आप समझ सकते हैं। ये 2019 में आया था वही सवाल। जल्दी से बताएं, मैं इसी के ऊपर ही कर देता हूँ उसको। डेटा बताएं, वेवलेंथ कितनी है बेटा हमारे पास? 7000। कौन सा न्यूमेरिकल है? 19A, 2019 में आया है। और ऑर्डर कितना है बेटा? 3।
एंगल कितना है 30, एंगल देखिए सेम लिया है ऊपर वाले का ही। अच्छा जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, उससे पहले आप एन नहीं निकाल सकते। हाँ भैया आगे बढ़ें। समझ में आ गया सवाल? जी सर, भी सीधी तरह से होता जी है। तो बेटा ये वेवलेंथ आ गई एंगस्ट्रॉम में, उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। ऑर्डर 3 है, थीटा 30 है, एन निकालना है और लाइंस पर सेंटीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? तो यहाँ मैं डी को किस में कन्वर्ट करूँगा? यहाँ सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी निकाल लीजिए बेटा, 3 और ये क्या हो गया 7। बताइए डी कितना आ रहा है? 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 6। 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो बेटा किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में सर। तो मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्सपोनेंट +2 से या एक्सपोनेंट +3 से? +2। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दिया आपने +2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4.2 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। अब आ जाइए इसको 4.2 -2 -4, तो बताइए कितनी लाइंस आ रही हैं आपके पास पर सेंटीमीटर? टू 381 यस सर, 2381। 2381 लाइंस आ रही है पर सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्लियर है? तो मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू पीछे ले आइए। एक मिलीमीटर में 238 लाइन्स होंगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा, 2019 में आ चुका है ये सवाल। यहाँ पे बेटा डी और एन, ये दो चीज़ें जो कन्वर्ट करनी होती हैं, इनको बहुत सोच समझ के करिएगा, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। कॉपी हो गया हो तो बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, हो गया। लाइबा सर बस एक सेकंड लास्ट टाइम लेते हैं। इनकी बेटा न्यूमेरिकल की आज ही प्रैक्टिस कर लेगा, भले एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन की ना करें लेकिन ये कर लेगा, और डिफरेंट करके करेगा सवाल को, कि सेंटीमीटर में नहीं है, आप लाइंस ऑफ बताइए, सेंटीमीटर में बताइए, मिलीमीटर में बताइए, मीटर में बताइए, इस तरह से करके करिएगा। सर हो गया। अच्छा बेटा, अब ये सेम वही है जो ऊपर किया है अभी हमने, लाइंस पर मिलीमीटर। हो जाएगा ये कराऊँ? हो जाएगा सर। ये आपका होमवर्क है, समझ लीजिए। अच्छा जी, अब ये लास्ट सवाल है, ये भी बड़ा आसान है। इसमें कह रहे हैं लाइट वेवलेंथ दिस फॉल नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 400 लाइंस पर मिलीमीटर, तो एट व्हाट सर एंगल? अलग अलग एम लेके करेंगे, जी जी जी, इसमें पहले एम की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ठीक है, फिर 2, उस पर एंगल निकाल लेंगे, फिर 2 रखेंगे, उस पर एंगल फिर निकाल लेंगे, सर 3 रखेंगे, फिर एंगल निकाल लेंगे। ये कभी आया नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक मरतबा पेपर में दिया था मैंने बच्चों को। तो ठीक है, ये सवाल करना, कोई कराना तो नहीं इसमें से, सारे मसले हल हो गए? जी सर। ये जी लास्ट सर। वाला अगर बताना है तो क्या इसको एक पार्ट कर लेते हैं इसका हम लोग,
ठीक है, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की जगह मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए। सही है, फर्स्ट पार्ट ठीक कर लेते है। हैं इसका। तो क्या है डेटा बताएं बेटा। सर वेवलेंथ है 6x स्क्वायर माइनस 7 मीटर। क्वेश्चन 19 सी। तो लैम्डा है आपके पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है जी। एन कितना गिवन है 400 लाइन्स। पर मिलीमीटर, ठीक है जी। और बताना क्या है आपको, एंगल बताना सर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि जब m इजिकल टू 1 है तो थीटा बताना है आपने, जब m इजिकल टू 2 है तो थीटा 2 बताना है आपने, और जब m इजिकल टू 3 है तो थीटा 3 बताना है आपने। और लाइंस कितनी, 400 लाइंस पर मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को बेटा जब हम उसमें करेंगे मीटर में, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर वहीं रहेगा, ये वैल्यू नीचे लिया है तो बन जाएगा कि 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर की जगह मैं क्या रख दूँगा, 1/3, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ क्या 10 की पावर -3 मीटर। सही है जी, क्योंकि डिवाइड पे डिवाइड आएगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 जब ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। और ये 400 लाइन है ना, जी सर 400। तो 400 फिर कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएंगे ना, ठीक है जी। तो 1/4000 4 लैक्स कितना आएगा ज़रा बताइए बेटा मुझे। 2.5 x square minus 6। 2.5 एक्सपोनेंट -6, ठीक है जी, डी आ गया। अब आते हैं सलूशन पे फास्ट वन से। तो फॉर θ1 जब m की वैल्यू कितनी है 1, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, m लैम्डा अपॉन d। थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स m लैम्डा अपॉन d। तो θ1 कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू रख के देख लेगा आप लोग डिग्री में। θ1 आ रहा है 13.9, कितना आ रहा है 13.9। सिमिलरली अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, फॉर θ2 फाइंड करें जब m कितना है 2 है। फिर फॉर θ3 जब m कितना है 3 है। तो बस हर मरतबा इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू रखते जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के और डायफ्रैक्शन एक्स-रे डायफ्रैक्शन के पास पेपर्स के सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, तकरीबन हमने न्यूमेरिकल 16 से लेकर 21 तक सारे कवर कर लिए हैं। बस अब हमारे से भी 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 न्यूमेरिकल रह गए हैं और हमने इसके चैप्टर नंबर 9 के सारे तकरीबन 40 इयर्स के न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं पिछले 40 इयर्स में वो सारे कर लिए हैं और ये इनकी फार्मूला शीट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म पढ़ाऊँगा और फिर हम ये न्यूटन रिंग का जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो कल कवर कर लेंगे और हो सका तो कल ही इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और ये पोलराइजेशन भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कल ही कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये एक है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। इसको आप लोग आज ही सुन लीजिए, ये ज़्यादा लेंथी नहीं, सिंपल सा टॉपिक है ये डिफरेंस बेटा कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। इनको ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आज की क्लास एंड कर देता हूँ। तो बेटा डायफ्रैक्शन जो है फ्रॉनहोफर नामी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्ज़र्व किया था। तो ये दो डिफरेंसेस एग्जाम में आते हैं कि फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के डिफरेंसेस बताइए ज़रा। तो बहुत ही आसान से इनके डिफरेंस हैं भाई। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जगह सोर्स है, ये स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है। तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट्स के दरमियान का फासला यहाँ बताता हूँ स्क्रीन पर। फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर, हाँ बेटा माइक बंद कर देगा ताकि ज़रा शोर ना आए। तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में बेटा देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है और ये स्लिट्स लगी हुई है, यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी हुई है। तो इसमें स्लिट्स के दरमियान का फासला कैसा होता है, सोर्स और स्लिट के दरमियान का फासला क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब करीब करीब रखे हुए होते हैं। और ये है स्क्रीन, यहाँ पे ये आके कोई पैटर्न बना देंगे, ये भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। फ्रॉनहोफर की बात करें तो फ्रॉनहोफर में ये डिस्टेंस बहुत दूर होते हैं, यानी ये डिस्टेंस बहुत दूर होंगे, इनफाइनाइट। कि जब लाइट रेज यहाँ तक पहुँचेंगी तो वो पैरेलल हो चुकी होंगी। तो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है ताकि लाइट रेज यहाँ पे आ सके। तो सोर्स में, स्लिट्स में और स्क्रीन में, इनमें जो डिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए मजबूरन हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है ताकि रेज को क्या कर दे, वो कन्वर्ज कर दे। सिमिलरली जब यहाँ से निकलती हैं ये, तो भी ये स्क्रीन इतनी दूर होता है कि हमें इन्हें कन्वर्ज करने के लिए दोबारा क्या यूज़ करना पड़ता है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है, जो इन्हें एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसके वेव फ्रंट्स आ रहे होंगे, अब देखें बेटा जहाँ पे लाइट रेस पैरेलल हो गई ना ये रेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए। वेव फ्रंट कैसे होगा इनके, प्लेन। जब ये स्लिट से एंटर होंगे तो भी प्लेन होंगे और जब स्लिट को छोड़ेंगे तो भी क्या होंगे, इसके वेव फ्रंट प्लेन होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्लिट तक आएंगे तो भी क्या होंगे, ये स्फेरिकल होंगे। और जब स्लिट से निकलेंगे तो भी क्या होंगे बेटा, ये स्फेरिकल होंगे। वेव फ्रंट, ये पॉइंट समझ में आया। बेटा पानी में भी जो लहरें बनती हैं, लहरें जब शुरू में बनती हैं तो कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। ये लहर जब इतनी दूर आ जाएगी तो कैसे आ रही होगी, यूँ आ रही होगी।
तो शुरू में तो ये स्फेरिकल होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, ये प्लेन हो जाते हैं वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई? जी सर। तो पहला पॉइंट, फ्रेसनेल डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है। इसको हम नियर फील्ड डायफ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी कि फील्ड करीब है, मैदान करीब है। फ्रॉनहोफर में क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन बहुत दूर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए हम इसको फार डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मैंने बताया आपको कैसे हैं, स्फेरिकल आ रहे हैं, और जब छोड़ेंगे इसको तो भी क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। इसमें कैसे होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। और वेव कैसी आ रही होती है, पैरेलल। देखें पैरेलल आ रही हैं, ये देखें पैरेलल आ रही हैं, ये रेज है ना, पैरेलल है आपस में। यहाँ पैरेलल नहीं होती हैं, ये पैरेलल नहीं आ रही होती। ठीक है जी, इसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ नहीं होता कन्वर्ज करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं ताकि हम रेस को कन्वर्ज करके उनका पैटर्न देख सकें स्क्रीन के ऊपर। और इसमें जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, ना रीच करते वक्त ना इसको छोड़ते वक्त। देखें जब ये लाइट रेज स्लिट के अंदर एंटर हुई हैं, जब ये लाइट रेज स्लिट पे एंटर हो रही हैं तो ये पैरेलल नहीं है, और जब छोड़ रही हैं तो भी क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो जब लाइट रेज स्लिट पे आ रही हैं तो कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, और जब स्लिट को छोड़ रही हैं तो भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। तभी कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, वरना वो स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेगा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो these ठीक rays है are सर। parallel on reaching and leaving slits. Okay class, so that's the end of today's class. In the next class we will discuss about the Newton's rings and thin film interference. Okay, Allah. सर ये लास्ट टॉपिक सर? हाँ बस ये न्यूटन रिंग्स लास्ट टॉपिक होगा, फिर ये पोलराइजेशन पे भी MCQ आता है एग्जाम में, ये मैं बता दूंगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।